गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियो केमिस्ट्री, जीओसी मतलब जियो केमिस्ट्री नहीं है ना, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम किसकी बात कर रहे थे? जियो केमिस्ट्री की। तो जियो केमिस्ट्री मतलब आपकी क्या थी? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हम बात कर रहे थे और इस पे हमने मोस्टली बात कर ली थी। इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक पर हमारी बात हो चुकी थी और इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक पर हमने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में जान लिया था। वहां पर प्लस आई इफेक्ट में आप लोगों ने सारी बात कर ली थी कंप्लीटली। ठीक है जी। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट था, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट था। जो भी कोई नया हो, जिसे पहली बार ज्वाइन कर रहा है, तो वो पहले की क्लास से देखें, उसके बाद इसे पढ़े। ठीक है जी। तो हमारा यूट्यूब पे वो प्लेलिस्ट में डला हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक जो है वहां पर देखें, फिर उसके बाद इसे देखें। ऐसे डायरेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें हमने बात की थी, तो रूल आपने जो लगाया था लास्ट में जो रूल लगाया था, वो आपने क्या लगाया था? डी बी एन रूल लगाया था और इसमें डी एन पी रूल लगाया था। इसे भूलना नहीं है ना। तो ये तो कार्बन चेन में लगा करता था, ये हमने बात कर लिया कर इस पे। और माइनस आई इफेक्ट पर हमने सारी बातें की थी। हमारे पास जो है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, ग्रुप नेगेटिविटी थी, मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। और मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने की एलिमेंट की बात की। हमारे पास सबसे बड़ी बात यही हुआ करती थी, की एलिमेंट। और की एलिमेंट में आपने जैसे कि हमें कहूं NO2 और NH2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो मैंने बात की थी कि अगर जो आपके पास की एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, अगर इसके ऊपर यानी पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाए, तो नाइट्रोजन और आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और यहां पर देखोगे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होगा, उसके बेसिस पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उसी के बेसिस पर क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो उसी के बेसिस पर हमने क्या किया था? माइनस आई इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो इतनी बातें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने बात की थी बॉन्ड एंगल की, कि बॉन्ड एंगल जो है आपका अगर बढ़ता है तो एस कैरेक्टर बढ़ता है, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। इतना हमने बात की थी। और आपको पता ही है हाइब्रिडाइजेशन के केस में sp2 और sp3 तीनों में हम देखते थे तो सबसे ज्यादा, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर इसका ज्यादा होता है, इसी वजह से हमारे पास sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। और उसके बेसिस पर हमने बात कर ली थी कि हमारे पास उसकी माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। इतनी बात हमने कर ली। तो हमारे पास क्या है कि प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन 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 डोनेटिंग ग्रुप हो, उसे हम क्या कहते हैं? वो कैसा बिहेव शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट का शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो ये कैसा बिहेव करता है? माइनस आई इफेक्ट वाला बिहेव किया करता है। इसके बेसिस पर हमने ग्रुप को भी एक्सप्लेन कर लिया था। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। अब उसके बेसिस पर हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर। तो एप्लीकेशंस पर अगर हम बात करें तो देखो एप्लीकेशन हमारे पास क्या थी, देखिए जरा एप्लीकेशन क्या है अपने पास यहां पर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? किसके एप्लीकेशन है? एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो आपको जनरली इसमें जो बात करनी है पहली है, वो है स्टेबिलिटी 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 ऑफ कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। दूसरी बात करें तो आपके पास क्या है? कंपैरिजन ऑफ
एसिसिटी और बेसिसिटी। तो आपके पास एसिडिटी की बात कर लेते हैं, एसिडिटी और क्या है बेसिसिटी, दोनों ही हमारे पास है। तो उनका कंपैरिजन, तो आपके पास हम कह सकते हैं कि कंपेयर ऑफ एसिडिटी और कंपेयर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, ये तीनों बातें हम करेंगे। ये है हमारे पास एप्लीकेशंस। तो उसमें से पहली एप्लीकेशंस हमारे पास कौन सी आ गई है? पहली है स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बड़े ध्यान से समझिए भाई, इससे जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उससे तो बहुत क्वेश्चन आया करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। पहली बात तो ये कि इंटरमीडिएट क्या बला है? इंटरमीडिएट आपके पास क्या होंगे? तो आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब भी आपके रिएक्शंस होती है तो उसके बीच में एक फॉर्म बनती है, वो विद इन सेकेंड होगी आपके पास, ड्यूरिंग द रिएक्शंस होगी, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। मध्यावस्था बनती है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। हम हिंदी वालों के हिसाब से भी देखते हैं तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव एंड प्रेरक प्रभाव का जो है वो उसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो उस पर हमारे पास उसकी उपयोगिताओं में क्या है? पहली है स्थायित्व किसका? इंटरमीडिएट का स्थायित्व देख रहे हैं हम। तो इंटरमीडिएट यानी मध्यावस्था जो बनती है उसकी स्थायित्व को हम देखेंगे। और दूसरी एसिड अम्लता और क्षारीयता को हम कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं। तो तीन एप्लीकेशंस में हमने पहली ली हुई है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ध्यान से सुनिएगा भाई, देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं। तो हमारे पास तीन तरह के इंटरमीडिएट हैं। क्या है? एक है कार्बोकेटाइन। क्या है? कार्बोकेटाइन। दूसरा क्या है जी? दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास क्या है? कार्ब एनाइन। क्या है? कार्ब एनाइन। ठीक है जी। और तीसरा क्या है? थर्ड नंबर का क्या है? फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन को जनरली हम कार्बन पर प्लस चार्ज से दर्शाते हैं और जनरली कार्बन एनाइन को हम कार्बन पर माइनस चार्ज से दर्शाते हैं। और फ्री रेडिकल को जनरली हम किससे दर्शाते हैं? किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। हालांकि इंटरमीडिएट तीन ही नहीं होती, इंटरमीडिएट 6 हुआ करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेन, कार्बिन, बेंजाइन, इन सब की बातें हम अभी नहीं करने वाले, इन सब की बातें हम आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। ठीक है जी। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? इन तीनों की बात कर रहे हैं, जो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल। आप 12th वालों का तो इससे काम चल ही जाएगा। ठीक है जी। देखो पहली बात, अगर इसको देखना चाहते हो तो आपके पास आप कह सकते हो एक चला गया तो तीन यहां पर है, तीन ही यहां पर है और तीन ही हाइड्रोजन यहां पे वैलेंसी से। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इसके बारे में जनरली हमें अगर बात करने के लिए बात करें, कंपैरिजन करें, तो आप इसमें कह सकते हो कि पहले नंबर पे मैं अगर कंपेयर करूं इनको, तो मैं इनका बॉन्ड पेयर, क्या है, बॉन्ड पेयर में देखूं तो बॉन्ड पेयर कैसा होगा वो देखना है। तो बताओ इसमें बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तीन इसके पास है तो तीन बॉन्ड पेयर है, इसमें भी तीन बॉन्ड पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर है क्योंकि तीन हाइड्रोजन है। ठीक है जी, ये बात है। दूसरी बात करो, क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर की बात करो तो लोन पेयर क्या है? एलपी क्या होगा? तो इसमें लोन पेयर नहीं है जी, जीरो। इसमें लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर नहीं है जी, जीरो। फिर तीसरे नंबर की बात करते हैं, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं? अनपेड, है ना। पेड पेड की बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? जीरो। इसमें कितना है जी? जीरो। इसमें कितना है? एक। इसमें अनपेड। हाइब्रिडाइजेशन देखो आप इसका, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2 होगा। हालांकि इसकी और इसकी, किसकी? इसकी तो मैं बात करूं तो ये तो डेफिनेटली sp2 ही होगा, लेकिन ये sp3 और sp, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अभी मैं फिलहाल नहीं कहना चाहता, इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, इस पे है ना। क्या है?
sp2, ये 100% sp2 ही होगा, ठीक है जी। वहां पर बात अलग होगी, वहां पर हम बाद में बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने इसका निकाल लिया है, इस पे जितने पॉइंट्स बनते हैं वो आपने देख लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें इस पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो नॉर्मली एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं चाहे तो, वो हमें वैसे भी दिख रही है, क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें, है ना, चुंबकीय गुण के बारे में बात करें, तो क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, अभी अभी हमने देखा ये इसी पे डिपेंड करती है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो चुंबकीय गुण होगा, ठीक है, होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो उसे डायामैग्नेटिक। और हिंदी वाले जो है अगर नहीं है तो उसे प्रतिचुंबकीय, है तो उसे अनुचुंबकीय बात किया करते हैं। तो ये इसमें नहीं है तो इसे क्या बोल देंगे हम, डाया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक है तो इसे आप क्या कह सकते हो, प्रति चुंबकीय बोल सकते हो, चुंबकीय। तो ऐसा ये होगा, यहां पर भी नहीं है, ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक, और इसमें है तो इसे हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक होगा। ये सब तो इसके बारे में डिस्कशन, जनरली डिस्कशन हो चुका है। तो ये सब ठीक है, फिलहाल नॉलेज होनी चाहिए, छोटी मोटी बातें का पता होना चाहिए कि इनका कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं आगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, अगर मेरे पास sp2, sp3 और sp2 इनका हाइब्रिडाइजेशन है तो मेरे पास स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख गई होगी। ये किस तरह की होगी, इस तरह की होगी, प्लेनर होगी, ये इस पर कार्बोकेटाइन है। और इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी आपके पास, ये sp3 है तो आपको पता है जनरली sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, और इस पर आपका वो नेगेटिव चार्ज दर्शा सकते हो, और ये ऐसा होगा। और ये भी कैसा होगा, ये भी आपके पास ऐसा जनरली टेट्राहेड्रल होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे दर्शा सकते हो। और आप ये कह सकते हो ये प्लेन में है, ये प्लेन में नहीं है, ये भी प्लेन में है। लेकिन इससे एक चीज का पता और लगता है, वो लगता है हमें किसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कैसा है ना, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो कैसा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसमें कितनी होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसकी। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये कैसा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये बातें हमने देख ली। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बात यही समझनी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी से समझना है सारा कुछ। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब सुन लो, यहीं से बात चलेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच। भाई जरा मुझे इतना सा बताओ, अगर किसी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो ऑलरेडी भरमार पड़ी हुई है, ठीक है। अब उसके ऊपर आपने क्या किया, ऐसा ग्रुप लगा दिया जो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। अब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसकी तरफ प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो क्या होगा, स्टेबिलिटी के मामले में अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि ऑलरेडी है भाई, ऑलरेडी है। भूखे को खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ तो स्टेबिलिटी फील करेगा। आपने ऑलरेडी जो पेट भरा हुआ है उसे खाना खिला रहे हो, तो काहे की स्टेबिलिटी उसमें नहीं है, ठीक है जी। वो कहेगा ये कौन सी गंदगी मेरे सामने लाके रख दी, है ना। यही कहता है कि इसको कौन खाएगा, कहाँ फेंकूं, क्या करूं, तो क्या है, अनस्टेबल, एक प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट हो गई। तो सीधी सी बात है कि ऑलरेडी जो रिच है, जो रिच है उसमें आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया, अगर कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर आपने लगा दिया है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आपने लगा दिया है इसके ऊपर, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर इस पे आपने इलेक्ट्रॉन रिच पर आपने माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया, तो वो उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इधर देखो, अगर ये गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास, तो आपने प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो बात बैठ गई भाई, भिखारी को खाना दो तो बात बैठ जाती है, ठीक है जी। तो आपने क्या, इसके पास कमी है, इसको कौन दे रहा है, देने वाले ग्रुप लगा दिए,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए। आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो आपके पास ये क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर यहां से आपने कौन सा ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट वाला यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि क्या काम कर रहे हो आप, भूखे से उसका खाना छीन कर भाग रहे हो। तो ऐसे में क्या हो सकता है, और ज्यादा क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा उसको भूख लगेगी। भाई सामने मुश्किल से तो 2 दिन भूखा रहने के बाद उसको खाना मिला था, वो खाना खाया नहीं, उससे पहले ही उठा के ले गया, तो वो और ज्यादा जो है डेफिशिएंट हो जाएगा, और ज्यादा उसमें अनस्टेबिलिटी फील होगी, भाई कब मिलेगा, अब कब मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बातें हमें समझनी है। तो ऐसा है, जैसे इसके साथ डेफिशिएंट है ऐसा ये डेफिशिएंट है, और ये डेफिशिएंट है तो ये भी वही फील करेगा जो ये फील करेगा। ठीक है जी, ये बातें हमने देख ली है। तो आगे हम लेके चलते हैं इसी को, हमारा कंटिन्यूटी तो है भाई। ओके ओके, देखिए चल रहा है, चलते रहो। देखिए जरा देखिए, हमने इसके बारे में बात की है, तो हम इलेक्ट्रॉन रिच इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आपके पास क्या होगा, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, उस पर अगर आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया, प्लस आई ग्रुप लगा दिया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी, स्थायित्व आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इसमें माइनस आई इफेक्ट लगा दिया, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दिए, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही आपके किसके साथ हो सकता है, अब देखो, अगर कार्बोकेटाइन यानी किसी ग्रुप में आपके पास पॉजिटिव टेंडेंसी है, चाहे ये इंटरमीडिएट पे ले लो तब भी यही पोजीशन है, किसी और केटाइन एनाइन किसी मॉलिक्यूल में ऐसा हो जाए तब भी यही पोजीशन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपने प्लस आई इफेक्ट लगाया तो भाई से दो देने वाला है, तो ये तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और अगर आपने क्या लगा दिया, माइनस वाला लगा दिया, तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर देगा जी, डिक्रीज कर देगा। फिर से सुनिएगा, क्या है, ए फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल में भी क्या होता है, केस नंबर सुनिएगा, प्लस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, ध्यान से सुनिए, बढ़ा देगा। माइनस आई है तो क्या कर देगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा जी, घटा देगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये क्या कर रहा है, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो ये आप इसमें इंटरमीडिएट की कंडीशंस इसी तरह से इफेक्टेड होगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, उसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो ये पहला एप्लीकेशन था जो हमने जान लिया है। दूसरा एप्लीकेशन हम जान रहे हैं, तो देखो, अगर दूसरे एप्लीकेशन पर भी मैं इसे अप्लाई करूं अगर, तो सीधी सी बात है, मुझे दूसरा एप्लीकेशंस क्या होगा, दूसरा एप्लीकेशंस अगर मैं लूं तो मेरे पास क्या होगा, एसिडिक है ना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। अच्छा, एसिडिटी क्या होती है मैं यहां समझा देता हूं। अगर मैंने क्या लिया है, HA लिया है, जैसे कि HCl लिया करते हैं, ठीक है, HA लिया है। अगर मैं इस HA को लेके जाऊं, अगर मैं इस HA को इसमें लेके जाऊं, तो मेरे पास क्या होगा, ये A माइनस प्लस H प्लस होगा। और मैं इसे ही कहता हूं, जितना ज्यादा H डोनर बने, जितना ज्यादा H दे, उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होती, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा अगर H देता है, तो सीधी सी बात है। लेकिन ये H ज्यादा कब मिलेगा, जब ये कंप्लीटली इधर टूट के चला जाए। ये H मुझे बहुत ज्यादा कब मिलेगा, जब मेरे पास जितना मैंने HA लिया है, ये H पूरा का पूरा टूटकर उधर चला जाए, तो मेरे पास H की वैल्यूज में इंक्रीजेज होगा। अच्छा, ये H आएगा क्यों, कब आएगा, ये तभी आ सकता है जब मेरे पास A नेगेटिव, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ
एनाइन या कॉन्जुगेट एनाइन, इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एनाइन। ये कॉन्जुगेट एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा H उतना ही उधर आएगा, ये जितना ज्यादा टाइम तक रहेगा ये उधर रहेगा। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये वापस इधर आने की कोशिश करेगा, तो इसको पकड़ के साथ में लाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्जुगेट एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तब जाके ये इधर फ्री रहेगा, और जब देख रहेगा तो ये तब उधर काम आ सकता है। यानी कि H की वैल्यूज उतनी ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, Ka वैल्यू। एसिडिक वैल्यू को देखने के लिए Ka वैल्यू देखते हैं। तो हमने ये भी देखा है इसके बारे में कि Pk वैल्यू माइनस log Ka होता है, ठीक है जी, ये हमारे पास होता है। तो आप ये कह सकते हो कि Ka वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर जो है वो क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और पीके वैल्यू जो अगर, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि के वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर और पीके वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है जी। तो ये बात आपने जान ली है। क्या हमने बोला है, पीके वैल्यू और के वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, आपके पास के वैल्यू बढ़ती है तो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आपके पास पीके वैल्यू अगर बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर आपके पास घटेगा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो हम बात कर लेते हैं आगे। तो आपने अभी अभी देखा है एनाइन है, तो एनाइन के केस में क्या हो रहा है, एनाइन है तो एनाइन के केस में क्या हो रहा है, आपके पास एनाइन के केस में क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, ये अगर हमने ऐसा ग्रुप लगाया तो डिक्रीज करेगी और ऐसा ग्रुप लगाया तो इंक्रीज करेगी। तो मैं आगे जाके इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टेबिलिटी के मामले में हमें सिर्फ एक केस ध्यान रखना है, इसका तो आपका मामला चल ही गया कि प्लस होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, माइनस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर हमारे पास केटाइन के मामले में हमने देखा तो केटाइन अगर प्लस हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और माइनस आई हुआ तो स्टेबिलिटी घटेगी। हमने फ्री रेडिकल के केस में दो बातें देखी, अगर प्लस आई हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई हुआ तो स्टेबिलिटी घटेगी। लेकिन अगर हमने केस लगा दिया इसमें कौन सा, प्लस एम और माइनस एम के केस में, सिर्फ ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये इसमें तो वैसे ही होगी जैसे इसमें हुई, इसमें भी वैसे ही होगी जैसे इसमें हुई है। लेकिन फ्री रेडिकल के केस में अगर आप ये लगा दो और ये लगा दो तो वैसा ही होगा, लेकिन अगर आपने प्लस एम वाला लगाया तब भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और माइनस एम वाला लगा दिया तब भी फ्री रेडिकल वाले की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब कि आपने फ्री रेडिकल के केस में अगर प्लस एम और माइनस एम भी लगाया करते हो तो आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और आपको पता है कि आपने अगर प्लस आई भी लगाया तब भी स्टेबिलिटी घटेगी। सिर्फ एकमात्र फ्री रेडिकल के केस में होगा अगर आपने माइनस एम लगाया तो स्टेबिलिटी घटेगी। बस इतनी याद इसके केस में रखनी है, बाकी बातें हम आगे करने वाले हैं, ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है जी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, ये समझ में आ गई होगी सब के सब। तो चलिए जरा देख लेते हैं स्टेबिलिटी का केस, ये कंप्लीट हुआ तो इसी के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी कैसे नजर आएगी, वो एसिडिक कैरेक्टर में आएगी। जैसे इंटरमीडिएट कंडीशंस बन गई है हमारे पास कॉन्जुगेट एनायन की, तो उसकी स्टेबिलिटी हम देखना चाहते हैं तो वो इंटरमीडिएट है, ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसे होगी। हम अब थोड़ी देर के लिए हमने ये बात कर ली है। दूसरा पॉइंट क्या था, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर। तो कंपेयर ऑफ एसिडिक नेचर, कंपेयर ऑफ एसिडिक नेचर। देखो एसिडिक नेचर का कंपेयर करेंगे तो अभी अभी हमने ये सारी बात की है, क्या की है, HA में अगर हम ब्रेक करें तो A माइनस और H प्लस, A माइनस और H प्लस में ये सारी बात होगी। तो जरा सीधी सीधी सी बात है, हम किसी क्वेश्चंस के थ्रू लेके चलते हैं। देखिए जरा, अगर मैंने क्या बोला है कि CO माइनस मेरे पास है और इस पर मैंने क्या लगा दिया CH3 और C
H2CO माइनस मेरे पास है और मैंने लगा दिया इधर F। तो नंबर ए और नंबर बी में आप बताइए किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। हमें पता है, यानी कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, कोई पूछना चाहता है तो ये देखिए जरा। ये तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास CH3CH2O माइनस प्लस H प्लस, सीधी सी बात है। और यहां से देखोगे तो FCH2O माइनस प्लस H प्लस। तो कौन सा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा, डिपेंड करता है उसका जो बनने वाला इंटरमीडिएट है एनाइन, उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। ये ग्रुप इस पे लगा है तो बताओ ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट वाले के केस में हमने क्या बोला था कि अगर प्लस आई इफेक्ट वाला लगेगा तो एनाइन के केस में वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। अगर माइनस आई वाला लगा तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, अगर ऐसा लगा तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो मैं कहूंगा बी की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी किससे, ए से। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई है या नहीं आई है। क्या हमने बोला है, CH3 इस ग्रुप में अगर लगा तो CH3 ऐसा ग्रुप लग गया कि वो क्या कर देगा, इस एनाइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएगा और ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और माइनस आई इफेक्ट है अगर वो इस पे लगता है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा क्योंकि वो उधर से विड्रॉल करवा रहा है। तो इसे में इस एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो आपके पास यानी कि इसका के वैल्यू बढ़ता है तो उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। और एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं कि आपके पास बी ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ए। बात समझ में आई या नहीं आई। तो अब कुछ टाइम के लिए हम रैपिड फायर कर लेते हैं, है ना। तो रैपिड फायर देखो जरा, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। सॉरी। देखो क्या है, हम पढ़ रहे हैं कंपेयर एसिडिटी एंड pKa वैल्यूज। ठीक है जी। तो आपको पक्का पता है कि एसिडिटी का सीधा सीधा बात करें तो वो उसके ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये एसिडिटी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल कौन होता है, के वैल्यू होता है, और पीके वैल्यू क्या होता है, इसकी ऑपोजिट होती है। अगर ये हम किसी ग्रुप में लिखेंगे तो सीधी सी पीके वैल्यू घटती हुई नजर आएगी। ठीक है जी। तो हम रैपिड फायर के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन आपके सामने है ना। क्वेश्चन आपके सामने तो देखिए जरा, क्वेश्चन ए में क्या दिया हुआ है, CH3OH, दूसरे में बी क्या है, C2H5OH, और सी में आपके पास क्या दिया हुआ है, OH, और डी में आपके पास क्या दिया हुआ है, OH, ये दिया हुआ है। तो फटाफट से बता दीजिए किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी और किसकी। दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर ऑफ एसिडिटी कंपेयर ऑफ एसिडिटी एंड पीके वैल्यू। आप समझते हो इसके रेस्पेक्ट में अगर आपसे के वैल्यू बताए या पी के वैल्यू बोले तो अगर एसिडिटी बढ़ती है, अगर एसिडिटी बढ़ती है तो पी के वैल्यू भी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ती है तो पी के वैल्यू आपकी घटेगी, ये आपको पता है। तो मैं कंपेयर सिर्फ केस में करवा रहा हूँ, एसिडिटी में करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल आपके सामने दूसरा तैयार है, आप फटाफट से आप क्या कर दे, आंसर दे दे मुझे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, आंसर दे दे मुझे। CCO2H और सी नंबर पर आपके पास क्या है, इस पे है आपका CO2H, ये है। ठीक है जी। तो इसका भी बता दें, पहले दो का बताएं फिर रैपिड फायर खेलते हैं दूसरे का भी। फटाफट से जल्दी 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 दे दीजिए आंसर। देखो जरा,
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसे तोड़ दोगे तो माइनस मिल जाएगा, इसे तोड़ दोगे तो तब भी माइनस मिल जाएगा, इसे तोड़ दोगे तब भी माइनस मिल जाएगा, और इसे तोड़ दोगे तो माइनस मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अगर ऐसा मिलता है आपके सामने तो आप क्या करोगे, इस एनाइन पर, इस एनाइन पर, इस एनाइन पर ग्रुप चेक करोगे। देखो जरा, यहाँ तो सीधी सी बात है, एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर दो कार्बन चेन, दो कार्बन लगी हुई है, यहाँ पर इस पर एक ही कार्बन पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि CH3 और CH3, तो आपके पास क्या होगा, इस पर डबल है, इस पर दो तरह से बढ़ रहा है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर सिर्फ एक लग रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक लग रहा था, ये डायरेक्ट लगा हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें तो इस कार्बन से एक दो तीन, तीन लगे हुए हैं। और ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, माइनस। इस ग्रुप में देखना चाहते हो तो ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला है, ये भी प्लस आई इफेक्ट वाला है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट वाला है, ये भी प्लस आई इफेक्ट वाला है। सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ होगा, यहाँ सबसे ज्यादा होगा। फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा। और यहाँ सबसे कम होगा। जहाँ सबसे कम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि मेरे पास ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। आंसर इज दिस। एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। सबसे कम किसका होगा, डी का होगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए इस पे। इस पे आप देखिए जरा, इस पर क्या है, आप इसे बहुत अच्छे से देखें तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O OH। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, C डबल बॉन्ड O OH। और इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O OH। और आपको पक्का पता है कि H गया तो O माइनस बचा, H गया तो O माइनस बचा, और H गया तो O माइनस बचा। ये है जी बात। ये है जी बात। अब देखें जरा, आपके पास क्या है, यहां पर सीधे कार्बन और कार्बन से दो कार्बन, कार्बन और कार्बन से दो कार्बन। यहां पे देखोगे तो कार्बन, कार्बन से सीधे कार्बन, और कार्बन से सीधे फिर तीन कार्बन। तो यहां पर तीन है। यहां पर देखो जरा, कार्बन, देखो यहां कार्बन के बाद एक सिंगल कार्बन, यहां कार्बन के बाद ये कार्बन जिससे दो कार्बन, यहां कार्बन के बाद सिंगल जिससे तीन कार्बन। लेकिन आप देखो जरा, यहां कार्बन के बाद सीधे जो कार्बन है, सीधे जो कार्बन है वो एक, दो और तीन, क्या कर रखा है आपके पास, क्या कर रखा है कि जो कार्बन है वो सीधे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने से, एक, दो और तीन, तीन कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है। ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये भी तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, ये सब तो सब क्या करने वाले हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है जी। अब आपको क्या कर देना है, आपको पता है प्लस आई इफेक्ट में आप कौन सा लगाते हो, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर, DBN रूल लगाते हो। तो आपके पास डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस एक कार्बन की, यहां से डिस्टेंस एक कार्बन की, और यहां से भी डिस्टेंस एक कार्बन की। इस कार्बन पर कितने लगे हुए, तीन सिंगल, और इस कार्बन पर कितने लगे हुए भाई, तीन सिंगल, और इस कार्बन पर कितने लगे हुए, दो, कितने लगे हुए, दो। और फिर उसके बाद ये और ये, और फिर ये, फिर ये। तो देखो ऐसा है कि हमें पता है DNB रूल जो लगता है उसके बाद हम पहला दूसरा तीसरे चौथे में, तो फिर तो तीसरे और चौथे तक तो बात करें, थर्ड फोर्थ तक तो प्लस आई इफेक्ट का जो है वो नेगलेक्ट सा हो जाता है, माइनस आई हो प्लस आई हो सब नेगलेक्ट सा हो जाता है। अल्फा बीटा तक ही ज्यादा बातें होती है। तो आपके पास यहाँ और यहाँ तक ही हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पोजीशन का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ही हम, जैसे यहाँ पर ये आया, तो यहाँ पर जिस कार्बन पर डायरेक्ट लगा हुआ है उस कार्बन पर लगा हुआ है, उस कार्बन पर दो लगे, इस कार्बन पर तीन लगे हुए हैं, तीन है, इसमें भी तीन है, तो इन दोनों में तीन, तीन में पहले कौन जीतेगा, इस पर सबसे ज्यादा होगा, इस पर सबसे ज्यादा होगा, फिर इस पर, और फिर इस पर, है ना। तो आपके पास सबसे कम किस पे हुआ, इस पे, यानी कि आपके पास ए की एसिडिटी होगी, फिर किसकी होगी, बी की होगी, फिर किसकी होगी, सी की होगी। ये आ गई आपके पास बात पूरी। ठीक है जी। तो ये आपने देख लिया है किसकी, एसिडिटी कैरेक्टर। पी के वैल्यू क्या होगी, ऐसी होगी। अगर आपसे, सॉरी, के वैल्यू कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर आपसे क्या पूछ ली, पी के वैल्यू पूछ ली, क्या पूछ ली, पी के ए वैल्यू पूछ लिए, तो आप क्या कर दोगे, सी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन ए, ये लिख दोगे। ठीक है जी। आपसे पी के वैल्यू पूछी है तो सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ए ए ए, बी सी ए, ये कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई।
अरे समझ में आई नहीं आई? अगर समझ में आ गई तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करो यार, लाइक शेयर कर दो इसको। अच्छे अच्छे कंसेप्ट निकाल के लाऊंगा। और जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको, वीडियो को बढ़ाओ यार। तुम्हारे लिए इतने शानदार शानदार कंसेप्ट निकाल के ला रहा हूं मैं। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अरे भाई जबरदस्त कंसेप्ट है, तुम ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे फिर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है जी। देखिए जरा, आईआईटी वाले तो ध्यान ही रखें इसका। देखो नंबर ए क्या है? FCH2CH2OH एक। नंबर बी आपके पास क्या है? ClCH2CH2OH। फिर क्या है? सी, सी में क्या है? BrCH2CH2OH। ये आपके पास है। फटाफट से कंपेयर करें। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर से एसिडिटी ही कंपेयर करनी है आपको। आप क्या कर दोगे? अगर आपको समझ में आ गया है मुन्ना तो जरा बता दो इसको भी, इसको भी, इसको भी रे मुन्ना, इसको भी बता दो। देखते हैं कौन महान हुआ है अभी तक। फटाफट बता दे भाई, फटाफट बता दे, आंसर दे दे फटाफट से, फटाफट आंसर दे दे भाई। देखो सीधी सी बात है, ये माइनस होगा, ये टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये टूट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा आपके पास? यहाँ पर क्या है? ये माइनस आई इफेक्ट दर्शाने वाला है, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। इसका माइनस सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, है ना, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा। तो आपके पास इसका सबसे ज्यादा है तो ए की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी। सीधी सी बात है, पी के वैल्यू होगी। अब देख लो इसको, इसमें क्या है? इसमें भी वो माइनस। ये कैसा ग्रुप है और ये कैसा ग्रुप है? देख लो जरा, फटाफट से देख लो ये कैसे ग्रुप है, ये कैसे ग्रुप है, जरा फटाफट से देखिए ये कैसे ग्रुप होंगे। आपके पास क्या है? ओ, ओ, डबल बॉन्ड ओ के साथ है ना, ये जुड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है जी, जुड़ा हुआ है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पार्शियली पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, तो आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव में तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसी का होगा, फिर आपके पास इसका होगा माइनस आई। देखो आपको पता है ना, मैंने बताया था क्या, अगर टोटल प्योर पॉजिटिव है, किसी पर प्योर पॉजिटिव है तो उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद उसका पार्शली का होगा, फिर उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका होगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास? पार्शली नेगेटिव और कंप्लीटली नेगेटिव का होगा, फिर उसके बाद कंप्लीटली नेगेटिव का। ये सारी बातें हमने देख ली थी। तो ये तो भाई इसके तो सर पे दे रखा है हमने, मार रखी है इसके सर पे, तो बता रखा है हमने क्या है, खड्डा हो गया इस पे, प्लस है इस पे, पार्शली है, दिखता नहीं, पार्शली। ठीक है जी, पार्शली है, इसे डेल से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना, पार्शली। तो आप क्या करोगे इस पर? ये पार्शल होगी तो पक्का इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा? ए के एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बी से। बात समझ में आई नहीं है? आ गई। अगर मुन्ना आपको इतना बहुत अच्छे से पता है तो मुझे फिर बता दीजिए जरा, जरा मुझे आंसर दे दे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर कैसा होगा रे मुन्ना, कैसा होगा रे? ये 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 हो गया आपका Me3 प्लस, ये हो गया ना मुन्ना NO2C डबल बॉन्ड OOH। इसमें कंपेयर करके बता दे रहे ए बी, फटाक से बता दें। नीचे दिया हुआ है आपको, आप ऊपर भी देख लें और फटाफट से आंसर दे दे रे मुन्ना, दे दे, दे दे, फटाफट दे दे, आंसर दे दे। पक्का आपने आंसर क्या दिया होगा? ए से ज्यादा बी की होगी, जो कि आपका आंसर गलत है। लेकिन यहां पर कौन सा सही है? बी की ज्यादा है किससे? ए से। उड़ गया होगा धुआं धुआं। जरा देखो कैसे ऐसे हुआ, समझो जरा, ध्यान से सुनना। ये ग्रुप अगर देखोगे तो ये बल्कि ग्रुप है। कैसा है? बल्कि ग्रुप है। और ये ग्रुप भी कैसा है जी?
बल्की ग्रुप है। कैसा है? बल्की ग्रुप है। और जब बल्की ग्रुप और बल्की ग्रुप पास पास है, जब बल्की ग्रुप पास पास है, तो इनमें स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। और यहां पर ये इतना बल्कि नहीं है, तो ऐसे में ज्यादा बल्कि वालों के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो यहां पर माइनस इफेक्ट स्टेरिक हिंडरेंस के कारण या बल्कि ग्रुपों के कारण क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास यहां पर ये माइनस इफेक्ट जो दिखाना चाहता था बहुत ज्यादा, वो उतना नहीं दिखा पाएगा। और ऐसे में इसमें स्टेरिक हिंडरेंस नहीं है, कम है, तो ऐसे में कौन जीत जाएगा? बी जीत जाएगा, यानी कि बी से ए की होगी। अच्छा ये बताइए, फिर इसी के लगे हाथ देख लो जरा। अच्छा यहां पर कोई सोचेगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, फिर इसमें क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि ये भी तो पास ही था। और ये तो भाई ये बल्कि है तो क्या हुआ? ये बल्कि नहीं है ना? ये बल्कि नहीं है रे मुन्ना, ये बल्कि नहीं है, तभी तो यहाँ हुई। ये बल्कि नहीं है तो ये जीत गया। ये कम बल्कि है, ये है। तो ये कंडीशंस थे, तो इसमें नहीं, सिर्फ ये केस आप तो सीधे रट लो। ये केस किस में लगेगा? ये केस किस में लगा? या तो इसमें लगा सकते हो, और किस में लगा सकते हो? एल्डिहाइड वालों में भी ये केस लगा सकते हो। एसिड में ये केस लगा सकते हो, एल्डिहाइड में ये केस लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? बल्कि ग्रुप कीटोनों में भी लगा सकते हो। ठीक है जी, ये आप क्लास 12th में पढ़ते भी हो। इसे हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा स्टेरिक इफेक्ट हुआ? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इसे हम पढ़ेंगे। वहां पर आप जब इसको पढ़ते हो, SIR स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कंसेप्ट लगा के पढ़ते हो, किस पर? इन ग्रुपों में इस तरह से पढ़ते हो, सी डबल बॉन्ड OOH के साथ पढ़ते हो, यहाँ पर NO2 का इस तरह से। तो ये सिचुएशन, ये पोजीशन जो है, वो आप क्या कह देते हो? ये रोटेशन कर जाएगी। तो पैरा और ऑर्थो के कंसेप्ट में जब वहां पढ़ते हो तो आप यही बात बोलते हो वहां पर। SIR की वजह से क्या हो जाता है? ऑर्थो इफेक्ट नाम से पढ़ते हो। किससे पढ़ते हो? ऑर्थो इफेक्ट नाम से पढ़ते हो, इसकी एसिडिटी कंपेयर करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हम बात करेंगे यहां पर। अब आ जाइए आगे, देखो जरा ये कहां तक काम करेगा। अगर मैं कहूं क्या ये ऐसे लगा दिया गया हो, कैसे? C डबल बॉन्ड OH, और कैसे? ऐसे लगा दिया गया हो C डबल बॉन्ड OH, और यहां जाके लगा दिया गया हो Me3 का, और NO2 में अब कौन सा होगा? ये A है, ये B है, तो सीधी सीधी सी बात है जी। अब फिर से A और B में A हो जाएगा। फिर दिमाग खराब। अभी अभी तो बताया था कि बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये ज्यादा हो गया बी वाला। फिर लेकिन आपने सेम टू सेम रखा है और कहा है कि अब फिर ए कर दिया। तो भाई सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस में दूर है। ये डिस्टेंस में क्या है? दूर है। तो आपका ये मान लीजिए डिस्टेंस आप करीब करीब यहां पर रखोगे तब वो स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। ये डिस्टेंस की वजह से ही तो स्टेरिक इफेक्ट कम हो जाता है ना। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी, बीच में जगह ज्यादा होगी, तो काहे का स्टेरिक इफेक्ट। अरे कोई सीट है, उस सीट में एक बस की सीट में तुम सफर करते हो तो दो लोगों की सीट है। अब एक सीट में आपके पास जो है बड़े बड़े दो दो लोगों की सीटें और मोटे मोटे से बल्कि बल्कि ग्रुप वाले आपने बिठा दिए। तो आप क्या करेंगे? वो दोनों एक दूसरे को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? स्टेरिक हिंडर्स करेंगे। अपनी स्टेरिक मतलब संरचनाओं की वजह से वो क्या करेंगे? एक दूसरे को किसकाएंगे? हिंडर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेरिक हिंडर्ड हो गया। लेकिन आपने दो लोगों की सीट है और बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बिठा दिए ऐसे पतले पतले से, तो उनके बीच में ऑलरेडी जगह है, तो उनके पास कहीं की स्टेरिक हिंडरेंस यानी डिस्टेंस अगर है तो फिर इसका स्टेरिक हिंडरेंस नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं लगेगा तो आपके पास क्या होगा? ऐसे बी। बात समझ में आई नहीं आई? अरे बात समझ में आई नहीं? नहीं पता तो बस में बैठ जाना, मोटे मोटे लोगों के साथ बैठना, पता लग जाएगा स्टेरिक हिंडरेंस क्या चीज है, वो बता देंगे, है ना।
तो देखो जरा, आगे करते हैं बात को जारी। ये समझ में आ गया, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब एक कंसेप्ट और बता देते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर जरा बताइए कि क्या इसके साथ लगेगा या सी डबल बॉन्ड हो ये इसके साथ। अगर ऐसे केस में NMe3 ये लगा हुआ है और इसके केस में क्या लगा हुआ है, OH NO2 लगा हुआ है। फिर ऐसा लगा हुआ है OH NMe3 प्लस में और यहाँ पर लगा हुआ है OH और NO2 ऐसा लगा हुआ है। तो बिल्कुल इसमें आपके पास A और B है, ये A और B है तो इसमें भी A बड़ा B से एसिडिक नेचर और यहाँ पर भी A की ज़्यादा है B से। तो देखो यहाँ पर ये बल्कि है लेकिन ये नहीं है, ये बल्कि है और ये नहीं है। तो यहाँ पर जब उसमें लगी गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस पे आपने इसमें ज़्यादा लगाई तो यहाँ पर आपने किस वजह से बोल दिया कि डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए स्टेरिक नहीं लगेगा। तो आपके पास स्टेरिक एंडरेंस नहीं हो रहा तो फिर आप इसका क्या हो जाएगा, फिर माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट होगा तो क्या करेगा वो, जब इस पोजीशन पे बनेगा तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कर देगा वो, उसको क्या कर देगा एसिडिक कैरेक्टर बना देगा। तो ये बातें आपकी जो होती है आप इस पे देख लोगे, ठीक है जी, ये आपने इस पे देखा है। अब एक कंसेप्ट और बता देते हैं, ये तो हो गया कंपेयर। अब आ जाओ फटाफट से दूसरे पर। देखो भाई, बड़े जल्दी से देखो, देखो रे मुन्ना, क्या हम बता रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O माइनस, या फिर हम इस पे बात कर लेते हैं O माइनस वाले पे। ठीक है जी, हमने लगा दिया इधर CH3, ओके नो प्रॉब्लम। इधर O माइनस H2, इधर लगा दिया हमने F, ठीक है जी F, ठीक है ना। फिर लगा दिया हमने CH2 O माइनस, इधर लगा दिया आपने क्या CN, ठीक है ना। CH2 पर आपने लगा दिया O माइनस, क्या हो जाएगा आपके पास इधर, इधर क्या लगा दिया आपने, हो क्या लगाएं, SO3 माइनस। ओ माय गॉड, इट्स माय गुडनेस, फटाक से दे दे आंसर, क्या होगा, क्या होगा, बता दे मुझे, ABCD, फटाफट बता दे जी। ओए होए, आप क्या बोलोगे, ये ट्रिपल है, पार्सली नेगेटिव, पाइबंद भी है, तो किससे किससे सिंगल वालों से जीत जाएंगे, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। फिर आपका इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा, फिर ये कौन सा करेगा, ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये तो प्लस आई इफेक्ट करता है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपने सोचा होगा कि SO3 माइनस वाले तो इसको देंगे, यानी कि ये तो प्लस आई करना चाहिए, पर नहीं, ये करता है माइनस आई। हाँ, पर ये माइनस आई थोड़ा बहुत करता है, ज्यादा नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है। तो इसके कंपैरिजन में C सबसे ज्यादा, फिर हो गया B, फिर D, फिर A। इज दिस आंसर, ये है एसिडिक प्रॉपर्टी। इसका क्या लफड़ा है तो सुन ले, फिर इसका लफड़ा भी सुन ले कि क्या कंडीशंस हुई होगी। चल रहा है आज, ठीक है जी, इसकी कंडीशन देख लो। इसकी कंडीशन क्या होगी, ये होगी इसकी कंडीशन, ये होगी जिसकी कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। कहाँ गया रे भाई, अच्छा हाथ में ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, देखो जरा, इसमें क्या कंडीशन होगी कि इसके माइनस आई इफेक्ट कैसे देखा जाएगा। देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस है, और आप इस तरह से इसे देखोगे तो C डबल बॉन्ड O माइनस में अगर आप देखोगे तो इसका रेजोनेंस इस तरह से हो जाता है। तो इसके पास एक्चुअल में कार्बन पर कोई पॉजिटिविटी बनती नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशंस बनती नहीं है। अगर बनती नहीं है
तो उसका माइनस आई इफेक्ट बनेगा नहीं। तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट जो है वो कैसी होती है, जीरो हो जाती है। कैसी होती है, जीरो हो जाती है। अगर यहां पर देखोगे एक में आपने रेजोनेंस से रिप्रेजेंट भी कर दिया तो तब भी आपको पता लगेगा इसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड O है, और जो कि क्या दिखा सकता है, ये इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर विड्रोलिंग करवाएगा या माइनस आई इफेक्ट या उसके थ्रू भी करवाएगा, तब भी यहां पर पार्शली पॉजिटिव रिप्रेजेंट हो जाएगा, जबकि यहां पर नहीं होगा। तो ऐसे में इसकी माइनस आई कम है और यहां पर अब भी प्रेजेंट हो गया तो इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। हालांकि उतना बढ़ेगा नहीं, उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो सही, बढ़ेगा तो सही। ये कैसे देखा गया, अगर आप ये देखो, इस बात को ऐसे देख सकते हो कि -1/2 या इससे अधिक, या इससे अधिक, या कहां तक कह सकता हूं, से टू -1 तक, -1 तक अगर ये वैल्यू है, कहां से मैं बात कर रहा हूं, -12 टू -1, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो -2 से ज्यादा हो, -2 इज ग्रेटर देन, या तो इक्वल टू -12 हो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे में उसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। और अगर उसका वैल्यू -12 से कम हो, -12 से कम हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट शो ऑफ करेगी। तो जरा देखें आप यहां पर क्या मैंने बोला है, यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो आपके पास क्या हो गया है, आपके पास क्या हो गया है, यहां पर माइनस आई जो है -1 है, ये क्या है, -1 है, और -1 है, तो ऐसी कंडीशंस में वहां पर उसका इफेक्ट उतना लगेगा नहीं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशंस जो अगर आप देखना चाहते हो तो नेगलेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि डबल बॉन्ड O-1 ये इधर गया तो ये इधर गया, तो यहां पर आपका जो है हाफ हाफ करो या वैसे करो तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन इधर देखो, इधर देखो, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये -1 है तो इन दोनों पे जाएगा, अगर ये -1 है तो इन दोनों पे जब जाएगा तो एक इस पर माइनस और इस पर माइनस, दोनों पे घूम रहा है तो इस पे -12 और इस पे भी -12, ये कह सकते हो आप। तो इस पे -12, इस पे -12 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, 1 का 3 2 पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो -12 -12 मतलब -12 के बराबर हो। यहाँ पर क्या होगा, आप इसी तरह जब रेजोनेंस होगा तो तीनों पर जाएगा, ये तीनों पर जाएगा, तीनों पर माइनस जाएगा, तो एक माइनस था और तीनों पे घूमता है तो क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 और 1/3, -1/3 -1/3 -1/3। तो मैंने क्या बोला, अगर -1/2 से कम है तो उसका इसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, मैंने ऐसे भी बता दिया आपको कि C डबल बॉन्ड O माइनस, एक माइनस जो था वो अगर इससे मैनेज करते भी हो तभी एक और बच जाता है, जो कि इसको क्या करेगा, इधर विड्रॉल कराएगा, जिसकी वजह से इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, इधर से विड्रॉल करवाएंगे, विड्रॉल करवाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। तो मैंने यहाँ कंसेप्ट बता दिया है कि अगर प्लस हाफ या इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा माइनस में हो तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और -12 से कम हो तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर देखा था कि उसकी माइनस आई इफेक्ट टेंडेंसी होगी, हालांकि हमें नजर आता है कि प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट आपने देख लिए। ऑपोजिट इसके जो रहेगा वो बेसिसिटी का कंसेप्ट रहेगा, आपको ये भी पता है, ठीक है ना। तो एसिडिटी का जैसे चलेगा उसके ऑपोजिट उसका बेसिसिटी का चल देगा, तो एप्लीकेशन आपकी जो हो जाती है खत्म, है ना। एसिडिक कैरेक्टर, अगर मैं कोई सोचे कि बेसिक कैरेक्टर नहीं दिया है तो ये ले भाई, क्या दिक्कत है, CH2 C O माइनस, CH3 CH2 O माइनस। अब आपसे एसिडिक कैरेक्टर इसका देखना चाहिए था, तो ये माइनस आई इफेक्ट है, विड्रॉल करवाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर तुमसे पूछे तो तुम क्या बोल दोगे, ए का ज्यादा होगा बी से, यानी कि ए का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बी से। अगर मैं कहूं बेसिक कैरेक्टर देखो तो बी का ज्यादा हो जाएगा, एक बात खत्म, ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई, है ना। तो ये आप दे सकते हो, बेसिक बेसिक कैरेक्टर पूछे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आपके पास
खत्म हो चुकी है इसकी एप्लीकेशंस। तो कुछ एग्जांपल्स और अगर है तो उनको देखें आप। हाँ, इसको देख लो आप, एक एग्जांपल और देख लो। COOH, फ्लोरीन, COOH, क्लोरीन। एक एग्जांपल और है, ये तो ए, ये बी है, दोनों में बता दीजिए फटाफट से। और एक है, हो गया होगा अब तो भाई, COOH है और एक है COOH है। ये Cl है, ये Cl है और यहाँ पर F है। बताइए जरा कौन होगा, ये ए है ये बी है। इसमें अलग बताइए, उसमें अलग बताइए। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर चले, डेफिनेट पोजीशन फर्स्ट मिली, यहाँ पर भी पोजीशन फर्स्ट मिली, इसको इसको देखा तो पावर में ही जीता। पावर में जीता तो एक ही ज्यादा बी से, बात खत्म एसिडिक कैरेक्टर्स का। इसमें देखा तो इसमें चला फर्स्ट, इसमें चला फर्स्ट, और यहाँ पर सेकंड में मिला। फर्स्ट में मुझे दो मिले, ठीक है ना, फर्स्ट में मुझे दो मिले, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये मुझे फर्स्ट पे मिला, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट पे मिला तो फर्स्ट पे आपका दोनों ही फर्स्ट पे मिल गए, पोजीशन ठीक है। फिर यहाँ पर नंबर ज्यादा है, तो नंबर ज्यादा है तो बी जीत गया। कैसे? ऐसे। आप यहाँ पर ध्यान रखें, DNP रूल। डिस्टेंस देखा, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, डिस्टेंस से में बात खत्म। नंबर, नंबर क्या है, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 है, तो 2 नंबर वाला जीत गया। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास पावर पे जीत गया। इसके डिस्टेंस देखी, 1 1, तो डिस्टेंस नंबर इसका भी 1 1, तो दोनों ही खत्म पावर पे। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि आपके पास ये कहाँ होता, यहाँ होता, तो आप यहाँ से देखते तब क्या बोल देते इसको, तब क्या बोल देते, तब यहाँ से चले तो यहाँ पर 2 नंबर पे ये 1 नंबर पे है, तो पहले ही डिस्टेंस ही जीत गई, डिस्टेंस जीत गई तो बी ज्यादा हो जाएगा ऐसे। ये लो जी, आपके पास ये सारा कंप्लीट हो गया है। कौन हो गया? बी ज्यादा हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी। तो आपने क्या किया है, अगर नंबर डीएनपी के अकॉर्डिंग चले, अगर यहां होता तब तो आपकी डिस्टेंस दोनों की सेम थी, फिर नंबर भी सेम था, तो पावर पे हमने देखा था तो इसीलिए ए ज्यादा था। फिर हमने अगर एफ को यहां लगा दिया तो आपके पास एफ डिस्टेंस पे यहां पर तो 2 पे मिला और यहां पर एल 1 पे मिला, तो डिस्टेंस जीत गई, इसीलिए बी ज्यादा आ जाएगा ऐसे। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये आपका जीओसी का पार्ट कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशंस का। अब हम बात करने वाले हैं इस पर, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो आपके पास दूसरा जो टॉपिक आने वाला है वो है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? डीयू आपका कंप्लीट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 आपका क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट ही सबसे ज्यादा मेन है। इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आएगा तो रेजोनेंस का खेला भी समझ में आ जाएगा, है ना। प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, सारे खेले नजर आ जाएंगे, ठीक है जी, ये सब नजर आ जाएंगे। तो ये आपके बाद में तीसरे नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए रेजोनेंस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, रेजोनेंस। दूसरा है डी लोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन, डी लोकेलाइजेशन। और तीसरा इसमें जो हम नाम ले रहे हैं वो है कॉन्जुगेशन। क्या है? कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। ये रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की बात करते हैं हम, तो रेजोनेंस में आपके पास क्या होगा? रेजोनेंस, डी लोकेलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन। बता दीजिए मुझे रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस क्या होगा? क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इसमें रेजोनेंस है? इसमें रेजोनेंस है? नहीं है? इसमें रेजोनेंस है? नहीं है? पहचानिए जरा। CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, है ना। CH3 C O, O माइनस। बता दीजिए फटाफट से किस में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है। फटाफट से बता दें आपके मुताबिक किस में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है, और किस में डीलोकलाइजेशन है और किस में डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सोचा होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं दिख रहा सर, वेरी गुड।
इसमें रेजोनेंस दिख रहा है सर, इस पे लोन पेयर है तो ऐसा हो सकता है, ओके है ना, किसी को नहीं भी दिखा होगा क्या पता। तो आप कह सकते हो इसमें रेजोनेंस है। इसमें तो पक्का ही रेजोनेंस है, आपने देखते ही सब में से पहले ही इसी को टिक किया होगा, तो सर इसमें तो पक्का रेजोनेंस है। और इसमें किसी ने आराम से बता दिया होगा, यहां पर देखा तो यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो आपने इसमें रेजोनेंस नहीं बताया होगा। पर आपकी ये सारी बातें जो है गलत है। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, और इसमें भी रेजोनेंस है। हो सकता हो सकता है आपने सोच गलत हो गई हो, सब में रेजोनेंस। हाँ, अगर आप कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन, पक्का मैं सहमत हूं कि इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं, इसमें डीलोकलाइजेशन है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन है, और इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो ये क्या बात हो गई भाई, इसमें रेजोनेंस बताया तो आप कह रहे हो सब में रेजोनेंस है, या सब में रेजोनेंस हो सकता है। डीलोकलाइजेशन कहा तो पक्का डीलोकलाइजेशन तो आपने बता दिया वही है, लेकिन हम तो समझते हैं कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ही तो रेजोनेंस हुआ करता है भाई। तो तू कैसे क्या बोल रहा है, बस यही तो गलती है कि आप रेजोनेंस को सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, रेजोनेंस को सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, यही तो बात है। रेजोनेंस को सही तरीके से तो पढ़ लो। रेजोनेंस आपकी नजर में क्या है भाई, सीधी सी बात है, रेजोनेंस वो हाइपोथेटिकली अप्रोच है जिसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जिस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसे समझा नहीं पा रहे हैं, या ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर है जिसे एक इसकी सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं समझाया जा सकता, उसे समझाने के लिए हमें उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाता है, हेल्प की जाती है, उसका यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम कहेंगे ये इसकी क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये, ठीक है जी। तो टोटली रेजोनेंस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, टोटल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं इसे समझाऊं, तो मुझे इसे समझाने के लिए तुम्हें लगा होगा कि इसके अंदर तो नहीं है, पर तुम कैसे समझा पाओगे। तो देखो जरा, अगर मैं इसे समझाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, CH3C। अगर इसे तोड़ दो बेटा आप, तो यहां पर माइनस लाओगे और यहां पर क्या लाओगे, प्लस लाओगे, और ये H, तो आपके पास ये और ये स्ट्रक्चर बन गई, ये और ये स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है जी, ये और ये स्ट्रक्चर बन गई है। वेरी गुड। तो ये स्ट्रक्चर जब बन गई है, तो कोई कह सकता है कि स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है, कौन सी, CH3CO, O प्लस और माइनस प्लस H। ऐसा कहते हैं तो तुम कह दोगे भाई तू तो बिल्कुल ही पगलेट हो गया है, पागल सा हो गया है, तुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है, तू तो जो नहीं बनना चाहिए उसे बना रहा है, नकार रहा है, जिसे जिसे दुनिया ने, केमिस्ट्री की दुनिया ने नकार ही दिया, उसे तू बना रहा है। तो जरूरी नहीं ये बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि केमिस्ट्री वाले इसे नकार देते हैं, इसे नकार देते हैं। क्यों नकार देते हैं वो मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है जी। तो देखो, क्या बन नहीं सकती, बन सकती है, बना सकते हैं, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है, बन सकती है भाई, क्यों नहीं बना सकते, बना दो, सीधी सी बात है। तो मुझे अगर इसकी स्ट्रक्चर्स बनाना चाहिए तो इसकी रियल स्ट्रक्चर्स क्या होगी, ये ये सिंबल में यूज करूंगा इसके लिए, ठीक है ना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए यूज करूंगा। हालांकि इसे नहीं कर सकता क्योंकि ये वापस जो है रिवर्स होती है, रिवर्स में नहीं बनाना चाह रहा मैं, इस तरह के सिंबल्स को यूज करूंगा इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए। देखो जरा, अगर ऐसा बनता है तो इसकी सही स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती है। देखो, ये भी इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है देखा जाए तो, और ये भी इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है देखा जाए, ये सारा हाइपोथेटिकल गेम है, सारा हाइपोथेटिकल है, कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी नहीं है रियल, ठीक है जी। तो इसको समझाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये रिएक्शन के दौरान बनता है, अगर आप बनाओ तो बन जाएगा। तो इसको समझाने के लिए आप क्या कह सकते हो कि CO यहां पर डॉट 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 डॉट, और H यहां पर बोल दोगे पार्शली पॉजिटिव, यहां पर बोल दोगे पार्शली नेगेटिव, ये बोल दोगे तो आपके पास बन गई ये स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या हो गई, तो हम कह देंगे ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई, और ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, और ये इसकी
रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई है। और ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सी होगी, थर्ड हो गई है। अब देखो, अगर हमने देखा तो ऐसा क्या देखा, तो हम इस पर क्या देखना चाहते हैं, मोस्ट स्टेबिलिटी क्या है ना, कंट्रीब्यूशन। हम क्या कह सकते हैं, हम स्टेबिलिटी में देखो, स्टेबिलिटी तो मैं बता दूंगा अभी, ये है मोस्ट कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन आरएच। किस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसमें, इसके अंदर, इसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपके पास आप देखोगे इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन इसमें है, लेकिन इसका नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, नेग्लिजिबल, है ना। नेग्लिजिबल अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो इसे हम नकार देते हैं, इसे हम नहीं बनाते हैं, ठीक है जी। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से चारों स्ट्रक्चर्स में से, इसमें 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 सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, कौन सी होगी। पक्का बेवकूफो, आपने यही बताया होगा कि सर हम तो इसी पढ़ते आए हैं, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अरे बेवकूफो, सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई स्ट्रक्चर है तो रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये है, ये है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे कम एनर्जी की होगी, सबसे कम एनर्जी की होगी। ये दोनों तो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ये बनती है जी, ये बनती है, वो बनती है भाई, वो बनती है। तो उसकी बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जो है होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके बॉन्ड को या इस पर पॉजिटिव नेगेटिव को हम किसी इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस पर नेगेटिव है या इस पर पॉजिटिव है, इस बात को इस अकेले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस एक मॉलिक्यूल से सारी बातें एक्सप्लेन नहीं होती है, इसीलिए हमने दो स्ट्रक्चर बनाई, ये दोनों इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होगी, इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस, इसे कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है जी। डीलोकेलाइजेशन, तो ये पाई का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, नहीं भी हो, जरूरी नहीं है हो या नहीं हो। जैसे मैं कहूं, आपने क्या किया, P(F6), ठीक है, F5 सॉरी, P(F5) है ना, P(F5). जैसे मैं कहूं कि इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती, किसमें नहीं हो सकती भाई, सब में हो सकती है, सब में। आपने क्या बोला, P(F5) हो गया आपका P(F) और F, ये है। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी तो क्या हो जाएगी, आप क्या बनाओगे, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर F F F और F, ये हो गया F माइनस और ये प्लस, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सर ऐसा आपने बनाया तो इसकी हर एक पर यहां पर तोड़ दूंगा तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सर आपने अगर ऐसा बनाया तो क्या आप CH4 यानी कि CH H और H की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी होगी। और आपने कह दिया कि हाइपोथेटिकल है, बना सकते हैं, तो हम तो भाई बनाएंगे, नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, ये हम बना सकते हैं। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिर तो पक्का ये होगी। और इसकी एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, हर एक को तोड़ तोड़ के मैं देखूं तो चार चार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, पांच पांच रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बना सकता हूं इनकी, इन सब की इस समय 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर सकता हूं। पर लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई किसी मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन इस एक अकेली से ही हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी को इस एक अकेली से ही एक्सप्लेन कर दो, तो फिर काहे को इसको बना रहे हो भाई। जब काम एक से ही हो जाए, जब काम एक से एक्सप्लेन, सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में तुम सक्षम हो, तो फिर क्यों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हो। जब तुम्हारा काम इससे ही हो गया तो इसे क्यों बनाओगे भाई तुम। जब इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते पूरी प्रॉपर्टी, तब हम उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। इसीलिए ये हाइपोथेटिकल अप्रोच हम यूज करते हैं। ये टूल है, इस टूल को मर्जी आए वैसे यूज नहीं कर सकते, इसके कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, वरना तुम तो सबके बना दोगे, सबके बना दोगे। इसीलिए ये नहीं बना सकते क्योंकि इसकी एक मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन की जा सकती है।
एक मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है जी। तो इसकी बनाने के लिए हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे इसमें डीलोकलाइजेशन है नहीं है, लेकिन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास क्या होगा, रूल नंबर क्या है, रूल नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ना, रूल्स ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को लिखने के रूल्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, यानी कि उसके नो एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो उसकी जो है ओरिएंटेशंस, है ना, ओरिएंटेशंस ऑफ एटम्स, नो चेंज, नो चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एटम, ऑफ एटम, नो चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एटम। एटम की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, यहां पर एफ था तो इधर नहीं लिख सकते, जहां था वहीं पे लिख सकते हो। ठीक है। नंबर 2, दूसरा क्या है आपके पास, जो इसका चार्ज है, सम ऑफ, सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ चार्ज आर सेम, उसका चार्ज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास यहां पर चार्ज उसका क्या है, सेम होना चाहिए, है ना। उसका नंबर ऑफ ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए एटम का। और पोजीशन ऑफ एटम, है ना, क्या है, पोजीशन ऑफ एटम, नो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, नो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, एटम की पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ हम कह सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ एटम आर सेम, नंबर ऑफ एटम भी क्या होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम जितने हैं दोनों स्ट्रक्चर्स में उतने ही होने चाहिए। चार्ज पोजीशन जैसी है वैसी होनी चाहिए, चार्ज भी सेम होने चाहिए, ओरिएंटेशन उनका सेम होना चाहिए। ठीक है जी। और उनका जो सम ऑफ चार्ज है पूरा, जैसे वहां प्लस माइनस न्यूट्रल है, तो वो भी उसका सेम होना चाहिए, दोनों जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे उनका। तो ये आपके पास रूल हो गए इसके। तो इसके बाकी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन हम करेंगे आगे की क्लास में। आप लोगों ने रेजोनेंस बहुत सी जगह पर बनाओगे, डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन, ये सारी हम पढ़ने वाले हैं, उसको समझेंगे लेकिन आगे की क्लास में। थैंक यू। अगर देखो भाई ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और भाई सब्सक्राइब बहुत जल्दी कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, संख्या बढ़ाइए भाई, मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है। और कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है जी। थैंक यू।